चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी इसमें हेडिंग भी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे डैनियल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। डिफरेंट टाइप के सेल के बारे में पढ़ना होगा, उनका यूज क्या होता है, डैनियल सेल का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ, एक और बात, ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आपको रेडॉक्स रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन आपकी होती क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल। देखिए वैसे थोड़ा बहुत इसमें आपने क्लास 11th में देखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो जैसे अगर हम लें यहाँ पे Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन कैसे होती है, हम ये रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ आपका लिथियम होता है, सोडियम होता है, और फिर जब आगे जाते जाते हैं तो यहाँ जिंक होता है, फिर यहाँ कॉपर होता है, यहाँ Ag होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो नीचे के एलिमेंट है, नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो ऊपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी नीचे की मेटल्स हैं, सॉरी सॉरी उल्टा बोल गए हम, जितने भी ऊपर की मेटल्स हैं, जैसे ये आप देखिए ये दोनों नीचे की मेटल्स हैं, तो जो भी इसके ऊपर की मेटल्स होगी वो नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगी और उसकी जगह पे यहां आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ जिंक है, तो जिंक हम आपको बता रहे हैं कि जिंक होता है ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो कॉपर है वो नीचे होता है। तो ये कॉपर का सॉल्यूशन है CuSO4। तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक इसको कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और इस सॉल्यूशन बना लेगा किसका, ZnSO4 का, और Cu को वापस निकाल देगा। तो हमारे कहने का मीनिंग ये है कि जो नीचे की मेटल्स होती हैं वो ऊपर वाली मेटल से डिस्प्लेस हो जाती हैं। अब लिथियम देखिए, जैसे अगर लिथियम होती तो वो जिंक को डिस्प्लेस कर देती, यहाँ सोडियम होता तो भी वो जिंक, कॉपर, AgAu, Pt इन सभी को डिस्प्लेस कर देता। तो ये तो वैसे भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ने ही वाले हैं। तो बेसिकली आपको ये पहले ये रिएक्शन समझनी थी, ये हुई कैसे है। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा, ZnSO4। अब यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, यहाँ जिंक की है 0, और Cu की देखो क्या है, Cu की है 2+, इसकी 2 नेगेटिव है तो इसकी 2+ हुई। यहाँ देखो Zn की है 2+ और Cu की है 0। तो यहाँ जो जिंक है वो 0 से कहा गया, डबल पॉजिटिव में, मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और ये जो कॉपर है ये +2 से गया 0 में, इसका हुआ रिडक्शन। तो बस यही रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है कि किसी रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन की। A redox reaction is the reaction. A redox reaction is the reaction
which involves both reduction and oxidation such that which one substance is reduced such that which one substance is reduced while other substance is oxidized। तो इसमें से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है, किसका? कॉपर का। ओके, तो ये थी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। दूसरी रिएक्शन देखो, इसमें Cu की हम रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ में। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? तो आगे आप देखेंगे कि जो Ag है सिल्वर, ये सीरीज में नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो कॉपर है वो ऊपर आता है। तो कॉपर इस Ag को डिस्प्लेस कर देगा यहां से, तो यहां आ जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस एंड और क्या आएगा? और Ag आ जाएगा यहाँ, Ag। बस अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, अदरवाइज आपको देखना है कॉपर जीरो से कहां गया। ये डबल पॉजिटिव है, ये सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉपर जो है दो टाइप का होता है, डबल पॉजिटिव और सिंगल पॉजिटिव। तो यहाँ ये कॉपर जो है ये डबल पॉजिटिव है, और Ag यहाँ जीरो है, और यहाँ क्या है? सिंगल या डबल? तो यहाँ है सिंगल पॉजिटिव। तो 1 से गया 0 में, तो ये हो गई रिडक्शन, और 0 से गया 2 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहां तक का क्लियर हो गया होगा कि ये भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन होता है या फिर केवल रिडक्शन होता है, तो वो आपकी ऑक्सीडेशन मींस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाती। रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और एक ही में ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हाँ, इसके आगे ये भी आपको समझना है कि अगर इस जिंक का, ये देखो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये शो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये जो इसका रिडक्शन हुआ है ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो नोट कर लो इसमें से एग्जाम्पल। हाँ, इसके बाद देखते हैं, अब हमें पढ़ना है सेल्स, और सेल्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। चलिए नोट कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा स्पीड में नोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy taking place in a redox reaction मीन्स इसमें हम पढ़ते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कैसे चेंज होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल में कैसे चेंज होती है। इसके लिए आपको सेल्स पढ़ने होंगे, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरुआत में बोला था। कुछ क्या होते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हुआ आपका, और कुछ इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करते हैं। तो अपने डेफिनेशन लिखिए, redox reaction such that how chemical energy produced in a redox reaction
in a redox reaction can be converted into electrical energy, or how electrical energy can be used, or how chemical energy, or how electrical energy can be used, to bring about a redox reaction, which is non spontaneous. तो थोड़ा सा आप समझो, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो डेफिनेशन कैसे समझना है आपको, ये होते क्या है? स्पॉन्टेनियस मींस वे रिएक्शन जिन्हें एक बार हम थोड़ा सा पुश करने के बाद वो अपने आप होती रहती हैं। एक बार हमने कोई रिएक्टेंट डाल दिया और उसमें कैटलिस्ट जो भी हमें एक बार फिक्स करना था, कैटलिस्ट टेम्परेचर जो भी था वो हमने कर दिया, इसके बाद वो रिएक्शन जो है अपने आप होती रहेगी। इसमें देख लो, इसमें हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को कराने के लिए बार बार हमें टेम्परेचर, बार बार कह सकते हैं रिएजेंट को मैनेज करना होता है, उनकी कंसंट्रेशन को मैनेज करना होता है। मींस जो रिएक्शन आपकी एक बार पुश करने पर अपने आप नहीं होती है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन, जितनी भी ये रिएक्शन होती है, ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आप समझ सकते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये एक बार स्टार्ट करने के बाद अपने आप स्टार्ट होती रहती हैं, अपने आप आगे कंटिन्यूस चलती रहती हैं, और इन्हें एक बार स्टार्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रुक जाती हैं। इसके बाद हमें फिर इन्हें रीस्टार्ट करना होता है, इनमें कुछ कंसंट्रेशन ऐड करनी होती है, इनमें प्रेशर ऐड करना होता है, हो सकता है टेम्परेचर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो, और रिएजेंट भी देखना होता है। तो ऐसे याद रखो आप कि स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती। अपने आप होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट होती रहेंगी, आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिएजेंट वगैरह लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट वगैरह लेना पड़ेगा, इसके बाद अपने आप चलती रहेंगी। ऐसे इसमें आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको अगर इसमें इसके अंदर कुछ लिखना हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसमें। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक झरना है, झरना टाइप का है, पानी यहाँ से पानी आ रहा है, तो वो कंटिन्यूसली आता ही रहेगा। और इसमें आप समझो कि एक बार आपने कोई एक आपका इस तरीके से गैस है, तो गैस को क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए जलाते हैं। तो आप जब तक ये ऐसे समझिए, ये आपका कोई बर्तन है और यहाँ आपने कोई एक बर्नर जला दी है इसे, तो जितने टाइम तक आप ये गैस को जला देंगे उतने ही टाइम तक ये चलता रहेगा, इसके बाद बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसे आप बंद थोड़ी ना करेंगे, एक बार गिरना स्टार्ट हुआ तो वो मीन्स झरना, पानी आता ही रहेगा नीचे अपने आप। यहाँ आपको बार बार गैस तेज करनी पड़ेगी, धीमी करनी पड़ेगी, और भी जो भी आप इसमें कंटेनर में करेंगे वो ऐड वगैरह करना होगा। तो आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता तो केवल इतना याद रखो कि जो अपने आप रिएक्शन होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस, और जिन रिएक्शन को कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्टेंट की जरूरत होती है वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो एग्जाम में तो आना नहीं है, बस समझना। चलिए अब हमें जो इसमें मेन पढ़ना है क्या, सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग लगाइए इसमें, टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल्स क्या होते हैं ये तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन समझनी है तो सेल्स
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में चेंज करे, वो आपके सेल्स होते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख दो, वैसे जरूरी नहीं है। चलिए आगे है टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हाँ, अब दोनों में आपको ये याद रखना है कि कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और कौन इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करता है। तो एक बार आप देखो, इसमें आप चाहो तो लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड अगर हमें समझना है इलेक्ट्रोलिटिक, तो इसका अपोजिट यहां पे लिखना है आपको कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सेल को, तो यहां लिख लो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। दोनों टाइप्स लिखो। नेक्स्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर आपको पता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से आप क्या समझते हैं कि जिसमें करंट के फ्लो होने के लिए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या फिर मेटल से रिलेटेड कोई भी करंट, मैटर से रिलेटेड कोई भी करंट की बात समझनी हो, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सेल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, हाँ कंडक्टर से आप समझिए कि जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, तो उसमें जो सारा का सारा रोल होगा वो किसका होगा, वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कि जो भी इसमें करंट फ्लो होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो राइट टू लेफ्ट होगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक है तो इसमें आपके आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयंस अगर ऐसे बहेंगे, ऐसे जाएंगे, तो करंट ऐसे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए अब हमें पढ़ना है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस। एक सेल हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। एक डिफरेंस तो हमें पता है कि ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है और ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करता है। बाकी के और भी देख लो। चलिए पहला है आपका कौन सा,
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसे कहते हैं वोल्टेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। इसकी स्पेलिंग सा थोड़ा सा इसमें कभी कभी हो जाता है तो। हाँ करेक्ट है, सेल। चलिए सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता है कि ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ में नोट भी रख लीजिए। सेकेंड पॉइंट है, अब इसमें हमने बताया था कि क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव के कारण करंट इसमें फ्लो होती है। तो सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट flows due to occurrence of a spontaneous reaction in a cell इसमें सेकेंड पॉइंट है अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by supplying current from an external battery. An external battery. हाँ, एंड थर्ड पॉइंट है कि इसमें एक कैथोड होता है, एनोड होता है, एक आपका एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें भी सेम होता है, नीचे दिख रहा है, एक आपका एनोड होता है और एक होता है कैथोड। ये तो होंगे ही ना दोनों में। तो पहले तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहां एनोड में ऑक्सीडेशन तो यहां एनोड में ऑक्सीडेशन। अब जब यहां ऑक्सीडेशन है, ये ऑलवेज लिख लो आप, ये किसी भी सेल में होगा, हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, यहां भी ऑलवेज। और जो कैथोड है इसमें हमेशा रिडक्शन होगा। तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड में हमेशा रिडक्शन। ओके, एक सेकेंड कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है इसमें क्या होता है, एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है और ये जो होता है कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक, इसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है।
अगर ये नेगेटिव है तो इसमें कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड इसमें कैथोड नेगेटिव होगा। तो जो आपका गैल्वेनिक है उसमें एनोड हमेशा नेगेटिव पर होता है और कैथोड पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्लियर है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा दोनों में, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा दोनों में। ये लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अब हम देखेंगे डैनियल सेल बनता कैसे है। डैनियल सेल क्या होता है, ये आपका एक वोल्टेनिक या फिर गैल्वेनिक सेल होता है। हमारे कोर्स में क्योंकि डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल होता है आपका कौन सा, वोल्टेनिक या फिर गैल्वेनिक। मींस ये करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। नोट करो इसे। इसके बाद हमें समझना है कि जो आपकी Zn है और Cu है, तो अगर हम देखें तो इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो दोनों है। किसमें, ये जेड ब्लॉक में, डी ब्लॉक में दोनों आती हैं। तो ये आपकी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मींस ये Zn से तुरंत Zn2 पॉजिटिव में जा सकता है, और अगर इससे कंपेयर करें तो ये Cu2 नेगेटिव में जाएगा, और अगर किसी सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा Cu से Cu डबल पॉजिटिव में। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसकी कम है। जब भी इसकी टक्कर हम इससे कराएंगे तो हमेशा यही जीतेगा। मींस Zn प्लस में यही जाएगा और इसे किस में जाना पड़ेगा, इससे नेगेटिव में जाना पड़ेगा, या फिर Cu में ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं डैनियल सेल और इसका कंस्ट्रक्शन। पहले हम डैनियल सेल देखेंगे और उसके जैसा ही है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन सा सेल है, ये है आपका गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो सबसे पहले इसमें एक फिगर होता है, वो हम यहाँ पे बना देते हैं। इसमें क्या होता है, आपके दो कंटेनर होते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं एक अच्छा सा फिगर। दो आपके पास कंटेनर होंगे इस टाइप से। एक में होता है ZnSO4 का सॉल्यूशन, ये समझते भी जाना है आपको। ये है ZnSO4 का सॉल्यूशन, और इसमें एक रॉड डली होती है। ये रॉड होती है किसकी, ये रॉड होती है जिंक की, Zn की। ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है Zn की रिंग, सॉरी Zn की एक रॉड होती है, और दूसरा है आपके पास CuSO4 का सॉल्यूशन होता है इसमें। और इसमें जो रॉड होती है वो किसकी होती है, ये होती है Cu की। साथ में आप भी बनाते चलो, पहले पूरा फिगर बना देते हैं। इसमें एक तार वायर लगा देते हैं, और वायर के बीच में आप वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, मीटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर।
हाँ ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ZnSO4 का। ये हमें पता है कि ये आपका होगा एनोड। हाँ थोड़ा सा ये भी याद रखो कि लेफ्ट में होता है हमेशा एनोड। आप इसको ऐसे समझो, LOAN, ये आप याद रखो हमेशा। L फॉर लेफ्ट लिख भी लेना, O फॉर ऑक्सीडेशन, ये आप ट्रिक कह सकते हैं, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। देखो लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और क्या होता है, एनोड होता है लेफ्ट में, एंड ये एनोड जो होता है वो होता है नेगेटिव, एनोड होता है वो होता है नेगेटिव। अब राइट में क्या होगा, राइट में यहाँ राइट हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, राइट में रिडक्शन, तो यहाँ होगा रिडक्शन, और यहाँ क्या होगा, यहाँ कैथोड होगा, ये आपका कैथोड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखते चलना। और यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा रिडक्शन। डैनियल सेल आपने देखा है ना, जो कि आपका है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ही आपका डैनियल सेल है। हाँ तो पहले इतने फिगर को बनाओ आप कॉपी में, ये एनसीईआरटी में भी बना होगा तो उससे देख लेना। तो ये किसकी रिंग रॉड थी, Zn की, और ये Cu की। ओके तो अब इसमें देखिए Zn की कैसी प्रॉपर्टी होती है, Zn की प्रॉपर्टी होती है, Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है और ये कन्वर्ट होता है Zn2+ में। क्लियर, देखो रिएक्शन कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में। तो यहाँ जो Zn2+ आपका बनेगा, ये Zn2+ इस सॉल्यूशन में आके गिरता जाएगा, यहाँ Zn2+, 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 ये इस सॉल्यूशन में इकट्ठा हो जाएगा। अब जब Zn2+ इकट्ठा हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ इस पट्टी में, इस रॉड में क्या बचेगा, इस रॉड में इलेक्ट्रॉन बचेंगे बहुत सारे, ये बहुत सारे Zn2+ इसमें आते जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन। पहले इस साइड देख लो थोड़ा सा। अब यहाँ क्या होगा, चलिए अगर यहाँ देखो पहले, अगर यहाँ रिडक्शन होगा, सॉरी रिपल्सन होगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ वायर ऐड है, इसमें वायर से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ वोल्टमीटर से होके जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर से होते हुए इसमें जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ भी आपका एक Cu डबल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, यहां देखो आप, ये Zn कन्वर्ट, ये Zn में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो ये बन गया Zn2+। अब यहां जो Cu2+ है, Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो क्या किया हमने, ये Cu ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस Cu डबल पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो गया। यहां तक का आपको क्लियर होगा। हाँ तो यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन उल्टी लिख दी, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं 2, और यहाँ इसमें Cu में 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं, तो ये आपका Cu में कन्वर्ट हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ पे Cu ये वाला जितने भी Cu डबल पॉजिटिव हैं,
ये आपके इस इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर Cu बन गए। तो यहाँ पे अब किसके आयंस बचे? यहाँ पे बचे SO4 के आयंस, क्योंकि ये CuSO4 का सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे SO4 डबल नेगेटिव के आयन बचेंगे। देखो यहाँ तक का तो क्लियर है ना। यहां से Zn, ये इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये रिएक्शन को सही कर लो थोड़ा सा, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये Zn2+ बचा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे और ये Zn इसमें आ गया, तो इसमें बहुत ज्यादा हो गए क्या, Zn2+। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे जाएंगे इस वायर से होते हुए और इस कॉपर में आ जाएंगे। अब देखो यहां से इस वाली रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो ये वाली जो रॉड होगी ये पतली होती चली जाएगी, और ये वाली रॉड, इसीलिए हमने क्या किया, ये वाली रॉड को थोड़ा पतला बनाया, इसको थोड़ा सा वाइड इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड है और ये कम है, तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी रॉड, ये पतली होती चली जाएगी। तो इतना क्लियर है? ओके हाँ, इसके बाद ये Zn2, यहाँ सॉल्यूशन किसका था, CuSO4 का, तो Cu पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो जो Cu पॉजिटिव था उसको कन्वर्ट कर दिया Cu में, और यहाँ केवल रह गए SO4 के आयन। क्योंकि आप ऐसा समझो ना कि ये दोनों एक ही चीज है, ये पूरा जो है वो एक ही, आप क्या करो, एक ही सिस्टम मान लो इसे, इसे एक सिस्टम, इसे दूसरा सिस्टम। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये पतला होता चला जाएगा, ये वाली रोड मोटी होती चली जाएगी। यहाँ जो Cu पॉजिटिव होंगे वो Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ क्या होगा, यहाँ और भी ज्यादा Cu डबल पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे, और यहाँ जब Cu पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे तो Cu की कमी आ जाएगी, Cu डबल पॉजिटिव की, और जब Cu की कमी आ जाएगी डबल पॉजिटिव की, तो Zn सॉरी SO4 डबल नेगेटिव अपने आप बढ़ते जाएंगे, तो इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हो जाएंगे SO4 डबल नेगेटिव, और इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हो जाएंगे Zn डबल पॉजिटिव। अब क्या होगा कि यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे यहाँ से यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी Zn2+ यहाँ पे हो गए, तो और Zn2+ नहीं आ पाएंगे, तो इसके अब क्या करना है, और यहाँ देखो, यहाँ अगर एक हम इसमें बल्ब लगा दें, ऐसा कोई बल्ब, तो ये कुछ टाइम के लिए जलता है, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, जलता है बुझ जाता है, जलता है बुझता है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, बल्ब जो है जलता है बुझता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें जलाए रखने के लिए आपका कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। अब ये देखो, ये वायर जो है यहाँ से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि जो वायर है, अगर आपका एक वायर है, अब क्या इसमें पूरे में ये इतना ही है टोटल, क्या इसमें अगर आप बीच में बल्ब लगा देंगे तो जलेगा? जब तक यहाँ से कोई आप बैटरी वगैरह नहीं लगा देंगे तब तक तो नहीं चलेगा। अगर कोई भी दो वायर ले आए और बीच से उनको मीन्स उनके बीच में एक बल्ब लगा दे तो नहीं चलेगा ना, जब तक उसमें बैटरी या फिर किसी और जनरेटर वगैरह से कनेक्ट ना करें, मीन्स बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बल्ब आपका। तो इसके लिए हमें सर्किट को पूरा करना होगा, और सर्किट को पूरा करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं क्या क्या यूज करते हैं, देखिए क्या यूज करते हैं। तो यहां हमें ये रेज करना पड़ेगा, हाँ इतना यूज करना पड़ेगा, इतना इरेज करना पड़ेगा। अब हम इसमें एक पट्टी लगाते हैं ऐसी ब्रिज टाइप का, ये आपका ब्रिज किसका होता है, इसमें हम लेते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इस ब्रिज का नाम होता है क्या, सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये शुरुआत में क्या, ये हमेशा ही इनर्ट होता है, इसमें ना तो K डबल पॉजिटिव Cl नेगेटिव या ऐसा Zn डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता,
ये एकदम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का होता है और इसमें हम लेते हैं KCl या फिर ले सकते हैं KNO3 NH4Cl। आप चाहें तो लिख हैं NH4Cl KNO3, इस टाइप का लेते हैं। अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सॉल्ट। ओके, तो इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्ट ब्रिज। अब इसका काम क्या होता है, क्यों लिया हमने सॉल्ट ब्रिज? पहला वर्क तो इसका ये है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉल्ट ब्रिज के वर्क बताइए, तो हम आपको लिखा देंगे अभी। तो पहला काम तो ये है कि यहां से Cu डबल पॉजिटिव को और यहां से SO4 डबल नेगेटिव को, ये के जो है ये पोटेशियम है, तो ये KCl जो है ये किसमें होगा, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो के पॉजिटिव है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये SO4 के साथ। तो के पॉजिटिव चला जाता है SO4 के साथ और जो आपका Cl नेगेटिव है ये न्यूट्रलाइज कर देता है इस सॉल्यूशन को और के प्लस न्यूट्रलाइज कर देता है इस सॉल्यूशन को। तो फिर से अब यहाँ जब ये SO4 डबल नेगेटिव की संख्या कम होती चली जाएगी तो फिर से अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से ये Zn डबल पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आने लगेंगे और फिर से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो आपका बल्ब फिर से जलेगा। अब क्यों जलेगा परमानेंट, क्योंकि अब ये प्रोसेस आपकी पूरा एक सर्किट बना रहा है, यहां से स्टार्ट होगा ऐसे जाते जाएंगे ऐसे, और फिर ये जो है ये आयन इसमें जाते जाएंगे और इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ ये प्रोसेस जो है हमेशा चलती रहेगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपने मीटर ब्रिज लगा दिया, ये KCl NH4Cl जो भी आपको लेना था वो ले लिया। अब ये जो है Zn4 को न्यूट्रलाइज करता जाएगा और ये SO4 डबल नेगेटिव। तो ये आपका था कंस्ट्रक्शन किसका, ये मैकेनिज्म किसकी थी, ये थी डैनियल सेल की। डैनियल सेल क्या होता है, ये होता है एक आपका गैल्वेनिक सेल। यूज क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए हमने केमिकल लिया था कुछ, कौन सा केमिकल लिया था, एक ZnSO4 और CuSO4, जिंक ली थी, यहाँ पे कॉपर की रॉड ली थी, और इससे क्या बनाया हमने, इससे बना दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके देखिए बल्ब जलने लगा। ठीक है, तो ये था आपका डैनियल सेल। हाँ, तो इसमें अब थोड़ा सा एक आध रिएक्शन लिख लीजिए इसमें। जैसे सबसे पहले तो एनोड की रिएक्शन आपको लिखना आ गई होगी। अब देखिए कैसे, कि यहाँ एनोड में क्या है, Zn है, ये कन्वर्ट किस में होगा, Zn डबल पॉजिटिव में, और डबल पॉजिटिव में होगा तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन अगर हमें लिखनी है कैथोड की, वो क्या होगी, यहाँ पे क्या है, Cu डबल पॉजिटिव है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ऐड होते गए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, प्लस बनेगा Cu। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। ओके, तो पहले तो आप ये फिगर बनाओ डैनियल सेल का, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन लिखो, फिर हमें आगे लिखना है, क्या लिखना है आगे, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शन। तो पहले आप इसे अच्छे से देख लो क्योंकि बहुत बेकार बना है ये फिगर। तो एनसीईआरटी बुक से देख लो या फिर जो भी आपके पास बुक हो उससे बना लो अच्छे से।
चलिए इसमें आगे लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज, ये हेडिंग डालनी है, एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो इसमें आपको लिखना है आ ब्रिज सॉल्ट, इसमें लिखना है आ ब्रिज सॉल्ट इज अ यू शेप्ड ट्यूब। A salt bridge is a U-shaped tube containing concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, K2SO4 etc. दो ही लिख लो, या फिर मींस और सॉलिडिफाइड, क्या स्पेलिंग है इसकी, सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड solution of such an electrolyte in agar agar and gelatin, agar and gelatin। ओके, अब लिखने हैं क्या, अब लिखने हैं इसके फंक्शन। तो फंक्शन नंबर फर्स्ट क्या है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे थे, अब ये वापस भी ऐसे इनर्ट करता जाएगा, तो ये क्या करता है, ये ऐसे सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है। तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय allowing, आवाज क्लियर आ रही होगी, the ions to flow from one solution to the other solution, without mixing of two solution। नॉर्मली क्या होता है कि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, विदाउट मिक्सिंग दी टू सॉल्यूशन। सेकेंड लिखना है आपको, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। अगर आप इसे एक सेल कह रहे हैं तो ये जो आपका आधा ये पार्ट है, ये आपका कहलाता है, हाफ सेल, ये आपका कहलाता है हाफ सेल, और ये जो एक रिएक्शन है ये आपकी कहलाती है हाफ सेल रिएक्शन। ये होता है हाफ सेल, ये भी होता है हाफ सेल, ये होती है हाफ सेल रिएक्शन, और ये होती है कौन सी, हाफ सेल रिएक्शन। ये किसमें होती है, कैथोड में होती है हाफ सेल रिएक्शन, और ये एनोड में होती है हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल का भी आपको क्लियर है, हाफ सेल क्या होता है, फुल सेल क्या, तो ये हमने आपको बता दिया। अब दोनों हाफ सेल को अलग अलग तो रखेंगे नहीं, हाफ सेल रिएक्शन को ऐड भी करना पड़ेगा, तो ऐड करो हाफ सेल को। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, फिर लिखेंगे क्या, सेल रिएक्शन। ये जो हमने ये जो दो कंटेनर बनाए हैं, इनको हम कॉपी में तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए तो हमें कोई ऐसी रिएक्शन आनी चाहिए जो कि इन दोनों हाफ सेल्स को इंडिकेट करे। तो उसके लिए शॉर्ट में कुछ ना कुछ हमें करना होगा।
तो देखो अब लिखेंगे हम सेल रिएक्शन। हाँ, तो रिएक्शन क्या होगी, जो कि हमने शुरुआत में ही देखी थी, Zn प्लस CuSO4, यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस Cu हो जाएगा ये, एंड प्लस हो जाएगा ZnSO4। ओके, क्लियर है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ये आपका सॉलिड है और ये एक्वस है। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, आगे है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस, तो ये हमने देख लिया है। ओके, तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलिए चलिए, रिएक्शन तो लिखी है, रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनिक सेल को, तो जैसे हमने पूरा वो फिगर देखा था, उसी को देख के देखिए आप, वही फिगर हम देखिए कैसे इंडिकेट करेंगे इसे। तो हमने इस साइड क्या लिया था, लेफ्ट में Zn। Zn का क्या होता था, अगर Zn का हमें पता है ऑक्सीडेशन होता था, हमने देखा था ना यहाँ जो हाफ सेल बना था, तो Zn का होता था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करेंगे ऐसे। पहले ये बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ। और साथ में लिखते हैं इसकी कंसंट्रेशन, तो हम इसकी लिख रहे हैं कंसंट्रेशन C से, तो यहां हो गया C1। अब इसकी यूनिट होगी वो M में होगी। तो ये आपका क्या है, ये साइन है हाफ सेल का। फिर है ये दो स्लैश, आप जो भी कह सकते हैं इसे, ये दो आपको ऐसे बनाने हैं, क्या वर्टिकल कॉलम जो भी है। ये इंडिकेट करते हैं किसको, सॉल्ट ब्रिज को। तो ये हो गई कौन सी, हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब यहां क्या हुआ था, कैथोड क्या था, राइट है, तो क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड होगा और क्या होगा, हमने देखा था LOAN, कैथोड होगा एक तो आपका, पॉजिटिव होगा। यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये राइट है, तो यहाँ पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो यहाँ क्या है, Cu, लेकिन ये Cu डबल पॉजिटिव में से किस में जाएगा, Cu में जाएगा, ये किस में, और इसकी कंसंट्रेशन को लिखना है हमें C2, और ये जाएगा Ce है। तो ये हो गई आपको, जो हमने उतने बड़े दो कंटेनर बनाए, फिर वो बल्ब वगैरह लगाए, उसको हमने केवल इतने में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे दोनों टाइप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर ब्रिज को, सॉरी सॉल्ट ब्रिज को। हाँ, अब देखिए कि जो हम क्या कह रहे थे, जो तो कंटेनर बनाए थे उसको इस टाइप से लिख दिया हमने। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो दोनों टाइप से आएंगे। पहले क्या होगा कि या तो इस टाइप से रिएक्शन दे देगा, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना होगा, या फिर ऐसे रिएक्शन नहीं देगा तो क्या करेगा, दो हाफ सेल रिएक्शन दे देगा, क्या, दो हाफ सेल रिएक्शन देगा। और फिर आपको कहेगा कि सेल में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कीजिए, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो फिर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप देखो कि अगर कोई इस टाइप से आपको सेल दिया गया है, सेल रिएक्शन दी गई है, सेल आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है, और आपसे बोला गया है कि रिएक्शन लिखिए इसकी, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो देखो यहां हमें पता है ये क्या है, लेफ्ट है या राइट है, तो ये है आपका लेफ्ट।
लेफ्ट में क्या होना है, लेफ्ट में हमेशा LOAN, तो लेफ्ट है हमेशा, तो लेफ्ट में होना है, क्या होना है लेफ्ट में, ऑक्सीडेशन होना है। तो Zn है आपका, ऑक्सीडेशन होगा किसमें, Zn2 प्लस में, यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, Cu डबल पॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये चला जाएगा Cu में। वही, अगर आपको इस टाइप से दिया गया है तो आप इस ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जो कि आपको क्या करना है, सॉल्व। हाँ, जो अगला एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये आपको यहाँ क्या है, ये आपको सॉलिड में दिए गए हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है Zn सॉलिड +2H+। अब हम रिएक्शन से इसमें कन्वर्ट करके देख रहे हैं। ये आपका किस में है, एक्वस में है, और ये आपकी रिएक्शन है Zn2+ H2 गैस। ओके, तो आप ये देखो कि जब भी आपको यहाँ पे कोई गैस मिले, ज्यादातर तो आपको H2 गैस ही मिलेगी, तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, पहले रिप्रेजेंट करके देखो इसे। तो ये क्या है, ये Zn है, Zn कहाँ पे जाता है, यहाँ लेफ्ट में, तो Zn से जाएगा Zn डबल पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन तो एक्वस की हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं ना, लेकिन गैस की कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते। तो एक्वस, ये है आपका एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन हमने लेट कर लिया C1m। फिर ये है आपका मीटर ब्रिज का साइन, यहाँ क्या है, H+ है, H+ किस में जाएगा, ये जाएगा H2 में। ये आपका एक्वस है और ये आपका गैस है, और जब भी यहाँ पे गैस आएगी तो हमें लेना होगा कोई इनर्ट मेटल कोई भी। तो कौन सा इनर्ट मेटल लेंगे हम, Pt, क्योंकि ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है और हम गैस की कंसंट्रेशन नहीं ले सकते। आपको जानकारी होगी इसके बारे में। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब भी यहाँ पे कोई गैस आ जाएगी तो उस केस में हमें इसकी क्या ना होगा, हमें एक मेटल ले लेना होगा जो कि सॉलिड में होता है, प्लेटिनियम Pt। बाकी अगर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन है तो वो तो हो ही जाएगी आपसे। चलिए और कोई देख रहे हैं, अगर कुछ डिफरेंट मिलता है किसी में। चलिए और तो नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये नोट करो इतना।
नेक्स्ट आता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर अभी तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल भी पढ़नी है, इसमें इक्वेशन, कोलराउस लॉ होता है वो भी देखना है। तो अभी भी बड़ा चैप्टर है ये। चलिए तो हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन लिखिए। The electrical potential difference, the electrical potential difference set up between metal and its ion, the electrical potential difference set up between the metal and its ions in the solution is called electrode potential. In the solution is called electrode potential. or or the electrode potential may be simply defined as, or the electrode potential may be simply defined as the tendency of an electrode, the tendency of an electrode to lose or gain electrons when it is in contact with solution of its own ion। देखिए, तो जैसे हमने रिएक्शन हाफ सेल देखी थी ना, तो क्योंकि ये जो है ये दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो ये जो हमने, ये फिगर तो हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से मिटा दिया। तो यहाँ क्या था, ये ऐसा कुछ फिगर था। तो चलिए दोबारा से देखें, क्यों टाइम लगेगा इसे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन था और ये Zn की क्या थी, रॉड थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, ZnSO4। ये अब हमें बताना होता है कि ये Zn है, Zn की रॉड है, और ये है ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन में हमने क्या देखा है कि दोनों का डिफरेंस। अब हमें देखना है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां देखो कि जब ये इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन, ये रॉड में से Zn डबल पॉजिटिव इसमें आते जाएंगे, तो इस Zn के रिस्पेक्ट में ये जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये होगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो दूसरा जो हाफ सेल है वो होगा पॉजिटिव पोटेंशियल। इसके बेसिस पे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए इसमें आपको ज्यादा तो नोट नहीं करना है।
अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड है रिडक्शन पोटेंशियल। इसे लिखते हैं EOX से और इसे लिखते हैं ERED से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ चाहो तो ऐसे भी शो करा सकते हो कि यहाँ मींस M से क्या हुआ, Mn डबल पॉजिटिव हुआ और यहाँ Mn डबल पॉजिटिव से M हो गया। ये इंडिकेट करना है आपको, चाहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख दो चाहे करा के देख लो। हाँ, यहाँ पे टू पॉजिटिव ही नहीं आएगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने जेड का एग्जाम्पल लिया, Zn और Cu का, तो उस वजह से हमने बोला। चलिए इसके आगे हमें पढ़ना है, ये दो है आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको इंडिकेट करते हैं ई से और इसको इंडिकेट करते हैं ई नॉट से। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दी, हाँ क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें लिखना है दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार प्रेशर, the electrode potential at 1 bar pressure at a fixed temperature, at a fixed temperature when concentration of each ion is 1 m, ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये दो टाइप का है तो ये भी दो टाइप का होगा। देखिए कौन कौन से दो टाइप का है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, चलिए पूरा लिख लो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखेंगे इसे SOP, और ये होगा E0OX। सेकेंड है स्टैंडर्ड, राइटिंग खराब है थोड़ा सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है SRP और यहां है E0RED। हाँ ये तो हो गया। थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है कि SOP इज इक्वल टू माइनस टाइम्स SRP। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको SRP दिया हो तो अगर उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो SOP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी SOP दिया हो तो साइन चेंज करने पर SRP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें अभी यूज में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। नोट करो।
चलिए इसमें एक नोट भी लिखेंगे आप। क्या लिखना है नोट में? The electrode potential of standard hydrogen electrode is taken at as 0 at 298 Kelvin। लिखना है नोट में, the electrode potential of the standard hydrogen potential hydrogen electrode is taken as कितना? 0 at 298 केल्विन। 298 केल्विन। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसे हम बेस मान के चलते हैं, और ये कितना होता है ये 0 मेजर किया गया है। इसे हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। इसके रिस्पेक्ट में हम, क्योंकि इसका तो 0 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम और सभी का देखते हैं कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिथियम का कितना है, बेरिलियम का कितना है, सोडियम का कितना है, कॉपर का कितना है, जिंक का कितना है, तो इसके बेसिस पर देखते हैं। चलिए एक हेडिंग इसमें और लगाइए, क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए इसमें जल्दी से लिखना है फर्स्ट पॉइंट। इट गिव्स फर्स्ट पॉइंट, it gives the tendency of an electron it gives the tendency of an electron to get ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, इसका आगे का जो पोर्शन है उस हमें कि कौन ऑक्सीडाइज होते हैं कौन रिड्यूस। चलिए आगे देखें। more positive is the SRP more positive is the SRP of an element more will be its tendency to get reduce। मीन्स जितनी ज्यादा मेटल जो है आपकी पॉजिटिव होगी, एलिमेंट आपका पॉजिटिव होगा, उतनी ज्यादा वो क्या करेगा? रिड्यूस होएगा। एंड बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने बताया था जो कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड पॉइंट में लिखना है, हाँ थर्ड पॉइंट में मोर पॉजिटिव इज द एसओपी ऑफ एन एलिमेंट higher will be its tendency to get oxidized and better reducing agent। हाँ अगर क्वेश्चन में आपको एसआरपी और एसओपी ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया हो, फिर आप क्या करेंगे? उस केस के लिए आप एक नोट लिखो। ये जब क्वेश्चन में आएगा तब आपको आइडिया लगेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि एसआरपी ना दिया हो, एसओपी ना दिया हो। तो ये तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वो तो वहां आइडिया। हाँ तो इसमें लिखो, इफ इन क्वेश्चन
इफ इन क्वेश्चन नथिंग इज गिवन, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी ना दिया हो, then E naught will be considered as SRP। अगर कुछ भी ना बोला गया हो कि आपको SOP दिया है या SRP दिया है, तो उस केस में आपको मानना है क्या कि वो आपको क्या दिया गया है, SRP। ओके, तो ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। इसके आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ चलिए, एक हमने और नहीं पढ़ा इसमें, क्या ये जो ईएमएफ है, ये आपका ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू सेल, दो सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके टॉपिक है किसके, फिजिक्स के, तो ये आप वहां देखेंगे। और अब हमें स्टार्ट करना है कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो यहां से हम देखेंगे अगली क्लास में। हेडिंग आप नोट कर लो कौन सी है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, थोड़ा बहुत आपको आती होगी। तो इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। बेसिकली क्या करना है इसमें, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए, उसमें कौन से एलिमेंट ऊपर आते हैं, कौन से नीचे आते हैं, ये सभी कुछ। ओके, तो चलिए यहाँ से हमारी क्लास कंप्लीट हुई, और इसके आगे से हम अगली क्लास से देखेंगे। ओके, थैंक यू।